आज के शो में आईएमएफ ने छठे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दे दी, $1 अरब कर्जा मिल सकेगा। आईएमएफ का पाकिस्तान पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स इस्लाहात जारी रखने पर जोर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आईएमएफ की तरफ से एक और ट्रांच की मंजूरी हो चुकी है। $1 अरब का एक और किस्त हमें आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी के तहत ये मिल सकेगा। इसके लिए बड़े जतन हुए, बड़ा सख्त रिव्यू रहा, बड़ी टफ कंडीशंस थी। एक इसमें कंडीशन स्टेट बैंक के हवाले से एक एक्ट की थी, जिसके बारे में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी सेनेट के अंदर, उससे पहले कौमी असम्बली के अंदर इस बिल को पास किया गया। इस पर मुख्तलिफ सवालात उठे। उससे कबल और भी जो मामला थे, उसके अंदर एक मामला अहम तकरीबन 350 अरब रुपए के सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस थे, उनके ख़त्म करने के हवाले से था। शौकत तरीन साहब ने कल ट्विटर पर ऐलान किया, जब उनकी स्टेटमेंट आई थी इस हवाले से, कि इस कर्जे की मंजूरी के बाद आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, लेट्स हियर दिस आल्सो कि उन्होंने क्या कहा है। जो कल आईएमएफ ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि आईएमएफ जो हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है, और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। कुछ तवक्कात का इजहार किया गया शौकत तरीन साहब की तरफ से। एक अहम सवालात इस स्टेटमेंट के हवाले से उठाएंगे। आईएमएफ की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट सामने आई है। इस प्रेस स्टेटमेंट में जो कुछ अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखते चलें। इसमें एक स्टेटमेंट में एक जो जुमला जो हम समझेंगे भी आगे चल के इस प्रोग्राम में कि इसका मकसद क्या है। आईएमएफ ने लिखा है कि मेंटेनिंग द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्सेशन एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ जनरल सेल्स टैक्स इज एसेंशियल। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान के जो सेल्स टैक्स की हार्मोनाइजेशन पे निशानदेही की है, और दूसरा इनकम टैक्सेस के हवाले से जो पर्सनल इनकम टैक्स, इससे मुराद जो आपकी सैलरी पे टैक्स लगता है, इस बारे में कहा है कि इसमें मजीद रिफॉर्म्स की जरूरत है। मेरे सामने शहबाज राणा साहब की स्टोरी है। उन्होंने लिखा है जी कि द स्टेटमेंट सजेस्ट दैट पाकिस्तान विल नाउ नीड टू इंक्रीज इनकम टैक्स रेट फॉर द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन सैलरीड क्लास। यानी इंटरप्रिटेशन इसकी कुछ इस तरीके से हो रही है कि आईएमएफ ने मुतालबा कर दिया है कि जो सैलरीड क्लास है वो मजीद उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। शौकत तरीन साहब ने इसी बारे में यह कहा है कि तकरीबन 150 अरब के टैक्सेस का मुतालबा आईएमएफ की तरफ से था, लेकिन पाकिस्तान की नेगोशिएशन की वजह से यह मुतालबा आईएमएफ का हमने इस वक्त मनवा लिया कि हमें नहीं करना। लेकिन स्टेटमेंट में यह बात लिखी गई है कि पाकिस्तान नीड्स टू मेंटेन इट्स फोकस ऑन पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ सेल्स टैक्स। इसके बाद एक और अहम जुमला इसमें जो आगे लिखा गया है, वो लिखा है जी, द स्ट्रॉन्ग efforts are required to advance electricity sector reforms are needed to restore the sector's financial viability and address adverse spillovers on the budget, financial sector and real economy। तो आपके उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, सर्कुलर डेट, बिजली कीमतों में इजाफा, इस तरफ भी आईएमएफ की स्टेटमेंट में निशानदही की गई है। ये अहम तरीन जो नुकात इस स्टेटमेंट में सामने आए हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, आप साबिक डीजी हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट के माहिर मईशत है, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, पहले तो जो पर्सनल इनकम टैक्स वाली बात आईएमएफ की स्टेटमेंट में सामने आई है, आप इसे इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं? क्या इसका मतलब है कि मजीद टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स जो सैलरी क्लास है उनके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, सबसे पहली ये बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है। यानी कि आईएमएफ को पाकिस्तान का जो ये प्रोग्राम है इसको सपोर्ट करना अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नागुज़ीर इसलिए है कि आपकी जो करंट अकाउंट का खसारा है और आपकी जो फॉरेन पेमेंट्स हैं उनको मिला के आपकी इस साल की जो फॉरेन नीड्स हैं वो तकरीबन 28 से 30 अरब डॉलर की हैं। सो इसलिए आपको इस प्रोग्राम की ज़रूरत है ताकि आप इन नीड्स को पूरा कर सकें, ना ही 1 बिलियन इनका। फिर आपने अभी सकूक फ्लोट किया, आप ESG यानी कि एनवायरनमेंटल फ्रेंडली बॉन्ड्स करने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड बैंक, ADB, बाकी मल्टीलैटरल से पैसे लेना चाहते हैं ताकि ये नीड पूरी हो सके, ताकि जो दबाव बन रहा है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर, जो दबाव आपके एक्सचेंज रेट पे है,
उसको टेम किया जा सके। सो पहली तो ये बात है। उसके अंडर निहायत ही डिफिकल्ट जो कंडीशंस हैं, जिसमें आपने सही जिक्र किया 350 अरब के टैक्सेस, स्टेट बैंक, आपने जो जिक्र नहीं किया उसमें हमें ये भी करना चाहिए कि 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हर माह बढ़ा के 30 रुपए तक लेके जानी है। पीएसडीपी जिसको आप कहते हैं हमारा डेवलपमेंटल बजट, उसमें 200 अरब का कट करना है। इससे पहले 3 रुपए प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ी। तो पाकिस्तान ने बहुत सख्त इक़दाम किए ताकि हम इसमें रह सकें। अब ये मिल गया है। सो इन द शॉर्ट रन आईएमएफ में रहना नागुज़ीर है। इन द मीडियम टर्म देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। अब देखें, जब आप फॉरवर्ड लुकिंग करेंगे तो अब आईएमएफ ने आपका पहले का जो टारगेट था वो था 5.89 ट्रिलियन, 5,890 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन का। वो बढ़ा के इस रिव्यू के बाद 6,100 अरब रुपए पे चला गया है। जब ये बढ़ेगा तो ये कलेक्शन कहीं से होनी है। कुछ कलेक्शन हो रही है, ये जो 350 अरब हैं, इनका अगर आप रिफंड निकाल दें तो उम्मीद है कि 100 से 150 अरब तो यहाँ से आ जाएगा। आगे चल के ये जो पर्सनल इनकम टैक्स का रिफॉर्म है, ये ऑन द कार्ड्स है फॉर सम टाइम। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऑब्वियसली तकलीफदेह भी। अच्छी बात यह है कि देखें, आपका जो हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट है वो 7.5 करोड़ रुपए पे जाके हिट होता है। तो आप चाहते हैं कि वो रेट नीचे आ जाए, बिकॉज 7.5 करोड़ तो बहुत कम लोगों की इनकम है। दूसरी चीज जो आप इसमें चाहते हैं कि इसके स्लैब्स बहुत ज्यादा हैं। दुनिया भर जो है वो 4 से 5 या 6 स्लैब्स पे चलती है, हमारे स्लैब ज्यादा हैं, तो इनके स्लैब्स को भी कम किया जाए। सो ये टैक्सेशन की जो पॉलिसी है, इस पे हिंट किया है उन्होंने। दूसरी ऑफ कोर्स इस वक्त भी तो क्या है तकरीबन खान साहब, लेकिन क्या 38 इसका अरब मतलब ये रुपए। कि जो स्लैब्स कम हो जाएंगे, लेकिन क्या आईएमएफ ने ये एक तरह से कंडीशन ये नहीं रख दी है कि हम कह सकते हैं कि वो ये कह रहा है कि आप स्लैब्स को कम करें या रिफॉर्म करें, और इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी सैलरी क्लास के ऊपर? जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा मजीद, वैसी इन्फ्लेशन स्ट्रिकन ये क्लास है इनके ऊपर? देखिए, ये बात बहुत आपने दुरुस्त की है। पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त ईएफएफ फैसिलिटी से सपोर्टेड है। उसके बावजूद हमारी इन्फ्लेशन 13% है, वो हाईएस्ट इन द रीजन है, तकरीबन डबल है बांग्लादेश और इंडिया को आप जब देखें। और ये बर्डन जो है सिर्फ एक्सटर्नल प्राइसेस से नहीं आ रहा, बल्कि इसकी और भी वजूहात हैं। और इसको देखते हुए तो आप ये नहीं चाहते कि ये बर्डन बढ़े। जब भी आईएमएफ का प्रोग्राम होता है तो इसका जो अब नेक्स्ट रिव्यू जो कि मार्च अप्रैल में होगा पाकिस्तान में, तो इसमें नई कंडीशनैलिटीज, नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, नए प्रायर एक्शंस आएंगे। तो ये तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम किस तरह निगोशिएट करती है ऑन दीज आइटम्स जिनकी आप बात कर रहे हैं। उसमें पर्सनल इनकम टैक्स का रिफॉर्म भी है, जनरल सेल्स टैक्स का एक रिफॉर्म आपने देखा है, हो सकता है इसमें भी और चीजें। तीसरा, आपकी जो एग्जेम्पशंस खत्म होनी है। सो ये सब चीजें ऑब्वियसली टैक्सेशन को तो बढ़ाती हैं, पर होप भी की अभी जो जाती है इसमें लिखा गया है, इसमें जो बात की गई है कि जनरल सेल्स टैक्स को हार्मोनाइज किया जाए, इससे मुराद यही है कि 17% है, अभी इन्होंने 350 अरब की एग्जेम्पशंस खत्म की हैं, तो और किस तरह हार्मोनाइज किया जाए? बहुत सी चीजों के रेट जो कम थे उसको भी 17% पे लेके आ गए, तो मजीद चाहता है आईएमएफ के जो रेट्स कम है उनको 17% पे लेके आया जाए, या ये निशानदेही इसको डिजिटलाइज करने के हवाले से है? किस तरफ निशानदेही की जा रही है स्टेटमेंट में खान साहब? तो ये 2-3 तरफ निशानदेही। एक तो टैक्स एग्जेम्पशंस जो मुल्क में हैं वो इस वक्त 1000 अरब की थी बिफोर द 350 बिलियन की, ये जो आपने हार्मोनाइजेशन देखी जो अभी हुई है। सो 1000 अरब ये हमेशा सोचा जाता है कि जो इतना बड़ा ये टैक्स एग्जेम्पशंस हैं ये खत्म की जाए। इनका कुछ ताल्लुक तो उन तबकात से भी है जिन पे आप नहीं चाहते कि ये एग्जेम्पशंस हों, जिन्होंने जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये ली हुई है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कम रखा गया, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर्स, यानी कि एग्रीकल्चर इनपुट्स, दूध, कंप्यूटर्स, इनको कम रखा गया है बिकॉज आप चाहते हैं कि सोसाइटी में इनका इस्तेमाल हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी सोसाइटी की बेहतर हो। बट हार्मोनाइजेशन का मतलब यही है कि आप आहिस्ता आहिस्ता एक रेट की तरफ जाएंगे। बट असल हार्मोनाइजेशन देखें तब होगी जब आप पूरे मुल्क में जनरल सेल्स टैक्स का निफाज कर देंगे और आप वैट की तरफ चले जाएंगे। फिर आप चाहेंगे कि ये जो 17% रेट है इसको कम करके 12, 13 या 15 पे ले आए। जब अगर पूरे मुल्क में वैट का निज़ाम हो जाए, यानी कि एंड टू एंड जो है वीएटी जो है मुल्क में लागू हो जाए, आई थिंक वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, और 2 से 3 साल में आप ये रिफॉर्म देखेंगे मुल्क। तो लेकिन आप समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें ये जो अगले मार्च में ही आ जाएंगी या मार्च अप्रैल तक आ जाएंगी सामने हमारे पास लिखत में कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, या फिर इसके बाद होगा, ये कुछ टाइम लगेगा इसमें?
देखिए अप्रैल में आई थिंक नेक्स्ट रिव्यू होगा। अब ये सब चीजें आपके सामने जून में आएंगी जब नया बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा। तो बजट में आप बेशतर जो पॉलिसी चेंजेस भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हैं, वो टैक्स के हवाले से भी देखेंगे। आप उसमें बिजली के हवाले से भी देखेंगे। आप बिजली के हवाले से जो इस वक्त सब्सिडी है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है और उसको मूव किया जा रहा है टुवर्ड्स टारगेटेड सही। सब्सिडी। अच्छा, आप इसीलिए आपने बहुत सी बिजली का जिक्र किया खान एरियाज में साहब, तो आप रेट इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जी कि स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स टू एडवांस, जैसा मैंने पढ़ा कि एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिफॉर्म्स आर नीडेड टू रिस्टोर सेक्टर्स फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड एड्रेस एडवर्स स्पिलओवर्स ऑन द बजट ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड रियल इकोनॉमी। तो लाजी तौर पे इशारा सर्कुलर डेट और आपके जो रेट्स में डिफरेंशियल है उसको कम करने के हवाले से है। ऑलरेडी इतना इजाफा हो चुका है खान साहब, तो क्या ये मजीद इस इजाफे का मुतालबा है IMF की तरफ से कि बिजली की कीमतों में और इजाफा हो जाए? यही बात की जा रही है स्टेटमेंट में? देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, एक सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है और ये जी। पाकिस्तान में लास्ट प्लान मैंने लिखा था पाकिस्तान का 2015 में। अब ये जो प्लान इस वक्त है ये उसी का एक अपडेटेड प्लान है। ये हम अपने IFIs के साथ मिल के करते हैं, बल्कि जी। जिक्र भी किया है इस स्टेटमेंट में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये IFIs के साथ मिल के लिखा गया। अब इसमें एक ये है कि फुल कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवरी होनी चाहिए, यानी कि जो कंप्लीट कॉस्ट है वो पास ऑन होनी चाहिए। और उसके लिए आपने पहले 3 रुपए इजाफा देखा है। जी हाँ, मतलब विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, जो बेस टैरिफ है उसमें भी इजाफा आप देखेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि चूंकि फ्यूल प्राइस बहुत ज्यादा आ रही है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपके बिल्स में 3 से 4 रुपए आ रही है। जो कि पहले किसी जमाने में 50 पैसे, 1 रुपया और फिर नेगेटिव भी हो जाती थी, बट चूंकि राइजिंग फ्यूल प्राइसेस हैं तो एक वो भी इजाफा आ रहा है। आप ये सब कुछ अप्रैल में जो प्रायर कंडीशंस आएंगी, जिसकी आई थिंक मई में अप्रूवल होगी बोर्ड में, सो उसमें ये चीजें देखेंगे। बट कहने का मकसद ये है कि इस वक्त भी जो लास्ट गवर्नमेंट ने शायद स्टेटमेंट जमा कराई है नेशनल असेंबली में, 38 अरब रुपए महाना पे तकरीबन इस वक्त सर्कुलर डेट का महाना बिल्डअप है। अब ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है। हर हुकूमत ने कोशिश की है इसको कंट्रोल करने की, बट जब तक आप कलीदी इसमें इस्लाहात नहीं करेंगे, आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, आप जनरेशन कंपनीज को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, आप ये जो हुकूमत सिंगल बायर है इसमें से निकलेंगे नहीं। यानी कि जिनको मैं कहता हूं कि एक्चुअल मुश्किल फैसले हैं और ये आपने अपने लिए करने हैं, ये आपको IMF या किसी मल्टीलैटरल के लिए नहीं करने। ये वो फैसले हैं जो मुल्क ने अपने लिए करने हैं। टफ डिसीजन जो है वो ये नहीं है कि आप बिजली की कीमत बढ़ाएं। टफ डिसीजन ये है कि क्या आप डिस्को बेच सकते हैं, क्या आप मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल पे जा सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं कि आप जब सब्सिडी विड्रॉ करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इस तरह का डेटा हो कि वल्नरेबल पे वो सब्सिडी पहुंच सके। दीज आर द टफ डिसीजंस दैट द कंट्री हैज टू टेक। ये डिसीजंस हमने खुद करने हैं। ये डिसीजंस फंड या ये डिसीजंस किसी मल्टीलैटरल के कहने पे हमें नहीं करने चाहिए, हमें खुद करने तो मतलब चाहिए। ये हैं वो इसमें कलीदी जो फैसले निशानदेही जो की आप जा रही है वो करेंगे। इन मुश्किल फैसलों की तरफ की जा रही है, और हुकूमत शायद इसको इस तरह समझती है कि रेट्स बढ़ा देती है खाली, बाकी तमाम चीज़ें जो वैसी की वैसी रहती हैं। ट्रांसमिशन लॉसेस भी वैसे ही रहते हैं ना, मल्टी बायर्स जो आप कह रहे हैं जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं वो होता है ना, सिंगल बायर खत्म होता है। यानी ये तमाम चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं, सिर्फ रेट्स में इजाफा हो जाता है जिसका बोझ अवाम पर आता है इवेंचुअली। बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, हमें ये पहले समझना है कि टफ डिसीजंस होते क्या हैं। नया टैक्स लगाना टफ डिसीजन नहीं है। बिजली की कीमत बढ़ाना टफ डिसीजन नहीं है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाना टफ डिसीजन नहीं है। ये वो डिसीजंस हैं जो आपको अंडर एक्सपीडियंसी करने पड़ते हैं। टफ डिसीजंस ये हैं कि क्या आप अपने पावर सेक्टर का एम्बियंस तब्दील करके उस तरह का एम्बियंस बना सकते हैं जो आपने अपनी सेल कंपनीज की तरह का बनाया हुआ है, जहां 4-5 कंपनीज हैं, एक कंपेटिटिव मार्केट है। दीज आर द टफ डिसीजंस। जब वो निशानदेही तो नहीं हो रही, बट आप बार बार जिस बात का जिक्र कर रहे हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, उनका यही मतलब है। क्या आप पावर मार्केट देख सकते हैं पाकिस्तान में जिसमें सारा बोझ गवर्नमेंट पे ना हो? क्या आप ये देख सकते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ LNG हो, यानी कि ऑफ गैस हो पाकिस्तान में, कि सारे जो सही कॉस्ट प्राइस है वो आए और जो जो खरीदना चाहता है वो उसको खरीदे? ये हैं वो टफ डिसीजंस। अगर आपने पाकिस्तान में IMF या किसी भी मल्टीलैटरल प्रोग्राम से
आगे जाना है तो वो ये टफ डिसीजंस हैं और इन्हीं की निशानदेही हो रही है। फंड का प्रोग्राम हमेशा याद रखें एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सही। क्राइसिस में आता है। पाकिस्तान जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में जाता है तो इस तरह का प्रोग्राम आता है। बट दीज आर द टफ कॉल्स दैट वी वांट टू सी, वी वांट टू मेक एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ एंड ऑल द लीडर्स ठीक शुड है। बी और थिंकिंग अबाउट इट। ये से पॉलिटिकल पार्टीज और उनके एजेंडे से हटकर ये ऐसा एजेंडा जिस पे फॉलो करना चाहिए सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और आपको जो हमने नाज़रीन इसके अंदर जो अहम कलीदी बातें शुरू में बिलखुसूस जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स हार्मोनाइजेशन के हवाले से और बिजली के टेरिस के हवाले से स्टेटमेंट में की गई IMF की, ये आपके सामने रखी। इसके बाद जरूर आएंगे, आपको बताएंगे कि IMF ने प्रोजेक्शंस भी दी हैं महंगाई के हवाले से, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, आगे चल के हमारी एक्सटर्नल सेक्टर की जो इस वक्त वल्नरेबिलिटी है उस हवाले से, उन स्टेटमेंट से भी गुफ्तगू होगी। डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे, आगे चल के शब्बर जैदी साहब भी होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन हकायक, IMF की प्रेस स्टेटमेंट, एक और ट्रांच की मंजूरी और इसके पीछे जो हकायक और स्टेटमेंट में जो बातें लिखी हैं इस पर गुफ्तगू हो रही है। बिलखुसूस बिजली की कीमतों पर, इनकम टैक्स पर और सेल्स टैक्स पर जो IMF ने निशानदेही की अपनी प्रेस स्टेटमेंट पे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से हम समझ रहे थे कि इसकी इंप्लीकेशंस आम आदमी के लिए क्या हो सकती हैं महंगाई की सूरत में। इसमें एक और बात, जो कुछ प्रोजेक्शंस हैं इसमें महंगाई के हवाले से 10.2% की प्रोजेक्शन है। इसी तरह जो आपका तजारती खसारा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसकी जो ओवरऑल प्रोजेक्शन IMF ने दी है वो 4% दी है GDP की। मेरे सामने इस वक्त एक लफ्ज़ था बैंक्रप्सी, शब्बर जैदी साहब ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुछ दिन कबल एक अपनी प्रेस टॉक में, एक यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे, तो उसकी वजाहत भी उन्होंने बाद में दी थी। लेकिन वो जो बैंक्रप्सी लफ्ज़ था, उस लफ्ज़ की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है जी कि आपकी जो फोर्सिबल, यानी किसी कंट्री का फोर्सिबल फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट is not able to service the present liabilities and more loans will be required to repay the present loans। यानी आप जब अपनी लाइबिलिटीज को, प्रेजेंट लाइबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते और आपको अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए मजीद लोन लेना पड़े एक लोन को अदा करने के लिए, तो उस सिचुएशन को बैंक, कुछ IMF भी निशानदेही कर रहा है एक्सटर्नल सेक्टर पे हालात खराब है हमारे। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता ये आपको लगता है कि कोई सिचुएशन है कि हम अभी भी नहीं पे कर पा रहे, लोन लेना पड़ रहा है हमें, अभी भी हमारी 28 अरब डॉलर की कहा जा रहा है रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंसिंग की, और हमें नहीं पता कैसे पूरी होंगी ये सब कुछ। चाइना हम गए हुए हैं, आगे हम पता नहीं कहाँ से कर्जे मांगेंगे, इमदाद मांगेंगे, ग्रांट्स, लोन जो भी मांगेंगे। आपको लगता है ये टारगेट हो सकेगा पूरा $28 बिलियन का? जी, आप दोस्त फरमा रहे हैं कि हालात जो हमारे बैरूनी सेक्टर के हालात हैं वो कतन अच्छे नहीं हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले 12 महीनों में जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 28 और 30 अरब डॉलर के दरमियान की है। तिजारती खसारा अभी हमें बताया गया कि 7 महीनों में तकरीबन 29 बिलियन का खसारा आ गया, जिसका मतलब है कि अगर प्रोजेक्शन करते हैं तो 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा साल की एंड तक आ सकता है, जो पाकिस्तान की माशी तारीख में पहले कभी हमने देखा नहीं है। कोई 14 बिलियन डॉलर के जो बैरूनी कर्जाजात हैं उनकी वापसी है। मेरा ये ख्याल है कि 14 से 15 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी सामने आ जाएगा। अब हम खुशी मनाने लगते हैं अगर मजीद कर्जाजात मिल गए, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं कि जी हमें $1 बिलियन का मजीद कर्जा मिल गया। तो ये सोचने की बात है कि ये खुशी की बात है, ये मुबारकबादी की बात है, या ये अफसरदा होने की बात है, और ये सीरियस होने की बात है कि आपने इस ट्रेंड को बदलना किस तरह है। देखिए, बिटवीन टुडे एंड जून, अगले 5 महीनों के अंदर कोई $8.5 बिलियन की पेमेंट है। तो ये $1 अरब तो हमें मिल गया, ये हम IMF का हिस्सा बन गए। अब आप देखिएगा कि हम कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, हम बाकी ममालिक, दोस्त ममालिक के पास जाएंगे, हम सूकुक ऑलरेडी रेस कर रहे हैं, हम बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, हम जहां से भी हमें जितना कर्जा मिल सकेगा वो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक काम हम नहीं कर रहे जो IMF ने भी कहा कि हमें करना चाहिए, और वो है इस्लाहात का। तो असल सोल्यूशन जो है, द वे आउट इज इस्लाहात, रिफॉर्म्स। ये कर्जा लेने से और एक दूसरे को मुबारकबादें देने से मामला हल नहीं होता सैफान साहब। चाहिए। लेकिन सर, ये जो सूरत हाल है इस पे आपने एक कॉलम भी लिखा था नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, चाइना हम जा रहे हैं, उसे बड़ा खूबसूरती से आपने ये डिफाइन किया था कि किस तरीके से हमारा
जो डिफरेंस है वो कितना बनता है, मतलब जो हमारा यूएस से, वेस्टर्न कंट्रीज से हमारी डीलिंग है, ट्रेड डेफिसिट कितना है और हमारा चीन के साथ कितना है, उस हिसाब से देखा जाए जो हमारी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो भी है हमारा, वो ज़्यादा फेवरेबल यूएस की तरफ है। हम हमारी एज अ स्टेट हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस फैक्ट को। देखिए, चाइना की बहुत बात की जाती है। अब एक बात तो ज़हन में रखने की ये है कि वज़ीर आज़म साहब का जो भी दौरा है, ये कोई बाईलैटरल जिसको कहते हैं दो तरफा दौरा नहीं है। ये तो विंटर ओलंपिक्स हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई 2-3 दर्जन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं, वो विंटर ओलंपिक्स के लिए उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया है। हम सोच रहे हैं कि शायद इस दौरे को हम एक बाईलैटरल दौरा बदल सकते हैं। हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं कि जी हमें $3 बिलियन चाहिए। आप ग्वादर को जो है वो पोर्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हम बात कर रहे हैं कि वो ML1 का क्या होगा। हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं कि वो सेकंड फेज जो CPEC का है उसके ऊपर कुछ तवज्जो दें। तो ये एक्चुअली बाईलैटरल दौरा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम अपना एजेंडा लिए रखे हैं। चाइना जो है वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहा है। वो उसके सामने तो सफारतकारी है। उसके सामने ये है कि अमेरिका ने और कनाडा ने और बेल्जियम ने और ऑस्ट्रेलिया ने बॉयकॉट कर दिया है। तो वो चाहता है कि बाकी ममालिक जो हैं उनके डेलीगेशंस और उनके हेड ऑफ स्टेट हमारे पास आएँ। फिर जैसे आपने कहा कि अगर पिछले कोई 70 साल की माशी तारीख देखी जाए, तो जो हमारे जो लोन्स हैं, तकरीबन 85% लोन जो हैं, जो $130 अरब के इस वक्त लोन ले रखे हैं, वो सारे के सारे ऐसे इदारों से है जिनका ताल्लुक जो है वो अमेरिका से किसी तरह बनता है। तकरीबन 15% कर्जाजात ऐसे हैं 17 या $18 बिलियन के जो चाइनीज सोर्सेज से हमें मिले हैं। तो अब ये जो हमें जो ज़रूरत है, जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे, $28 अरब की अगले 12 महीनों की ज़रूरत है। तो हमें सोचना ये है कि उस ज़रूरत को कौन पूरा कर सकता है। एग्जैक्टली। और फिर ये बताइएगा फरोज भाई साहब कि आप इस सूरत हाल के अंदर जो IMF की स्टेटमेंट आई है, जिस तरह उन्होंने निशानदेही की है इनकम टैक्स के हवाले से, सेल्स टैक्स हार्मोनाइजेशन के हवाले से, आपको लगता है कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो नेगोशिएट कर पाएंगे इस पे अगले रिव्यूज़ में, या एक और महंगाई का तूफान आएगा मार्च अप्रैल 2 या 3 महीने बाद, अप्रैल में रिव्यू है, फिर दोबारा एक और मिनी बजट आने वाला है, क्या होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक और महंगाई का तूफान जो है वो आने वाला है, वो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर जिस स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया उसमें IMF हमें ये बता रहा है, या IMF की जो तवक्को है वो 4% GDP ग्रोथ की है, और हम 5-5.5% की बात कर रहे हैं। और उस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। यानी कि IMF जो हमें कर्जा दे रहा है उसकी तवक्को ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। वो ये भी कह रहा है कि इस्लाहात के बगैर, रिफॉर्म्स का लफ्ज़, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का लफ्ज़ उस स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया गया कि इस्लाहात के बगैर आपका कुछ बनता नहीं। तो हम इस्लाहात के अलावा हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्लाहात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। सही। और मैं आपको फिर एक बार फिर आपको इमरान खान साहब का भी नाज़रीन आपको शॉट दिखाते हैं, फिर उसको राय पे लेते हैं, क्योंकि वज़ीर साहब बार बार जब भी आते हैं टीवी पे वो आके बताते हैं सब कुछ अच्छा है, आलमी एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स को कोट करते हैं, नंबर्स बताते हैं, लेकिन आम आदमी शायद ये बातें कभी भी हजम नहीं कर सकता, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल बरक्स है। लेट्स हियर दिस के वज़ीर साहब क्या फरमाते हैं। लेट्स हियर दिस। ब्लूमबर्ग ये भी एक इंटरनेशनल मैगजीन है जो सारी दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है, यानी पिछले 10 साल से अब तेजी से ऊपर जा रही है। यह ब्लूमबर्ग का तज्जिया है। फिर वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो, अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है, कि जो हमारी माइशत की ग्रोथ हुई है, यानी दौलत में इजाफा हुआ है, वो 5.37% है। तो अगर इतनी बुरी हुकूमत कर रही थी तो ये किस तरह, यानी ये वो है जो नून लीग ने 5वें साल में यहां पहुंची थी, कर्जे लेके, खसारे बड़े बड़े करके। मुल्क को जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था।
ये आपने सुना वज़ीर साहब की बात, डॉक्टर फरोज़ साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये माशी हालात हैं, IMF की स्टेटमेंट से क्या मुराद है। एक ब्रेक लेंगे, इनका शुक्रिया अदा करते हुए इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। शहबाज अली साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। शहबाज ज़ैदी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR, माहिर टैक्स उंगू। शहबाज ज़ैदी साहब, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल सेक्टर है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हम सब जानते हैं कितनी है। IMF कह रहा है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 4% रहेगा GDP का। $1 अरब की ट्रांच आ गई। इट इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट एटलीस्ट। लेकिन इसके बावजूद मसला ये है कि हमारी अभी भी फाइनेंसिंग नीड्स हैं इस साल। हम ये कैसे पूरी करेंगे और अपनी प्रेजेंट लाइबिलिटीज़ को हम किस तरह फाइनेंस करेंगे आगे जाकर। एंड इट इज़ लाइक हमारा फोर्सिबल जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फाइनेंस कर सकेगा नहीं कर सकेगा। बैंकरप्सी का लफ्ज़ जहन में आता है। ये ऐसी कंडीशंस आपको नजर आती हैं? सफान साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि देयर नथिंग टू सेलिब्रेट जी। ठीक है, हमारा IMF से काम उसका ट्रेंच आ गया। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसकी सूरत हाल बिल्कुल मुतमईन नहीं है और वो 2018 में अपनी वर्स्ट पोजीशन में पहुंच गई थी। 19 और 20 में आके इस गवर्नमेंट ने करेक्शन की थी, मगर अब दोबारा से वो अपनी उस पोजीशन में चली गई है जो इत्मीनान बख्श नहीं है। पाकिस्तान को अपने जो पाकिस्तान आज के हालात में अपनी लायबिलिटीज को कम करने की पोजीशन में नहीं है। हमारी फॉरेन की लायबिलिटी बढ़ती जाएंगी और हमारा फॉरेन का लोन महंगा से महंगा तर होता जाएगा और हमारी कंडीशनलिटीज मुश्किल से मुश्किल तर होती जाएंगी। ये एक हकीकत है जो पाकिस्तानी कौम को समझनी चाहिए। वो समझते नहीं है, वो समझते हैं कि IMF और ये बात है। मसला ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो हमारे काबू में नहीं है और मुझे फोर्सिएबल फ्यूचर में काबू में होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। सफान नहीं, तो आपको नजर नहीं आ रहा है काबू होता हुआ, तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको खुदा खासा फिर हम जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग के लिए भी कर्जे लेने पड़ेंगे, हमें जो हम शायद ले भी रहे हैं अभी, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा पूरा मुल्क की सैलरीज और करंट एक्सपेंडिचर्स के लिए भी हम कर्जे ले लेके दे रहे होंगे कि सैलरीज दे दो KDA के एम्प्लॉयज की, SBCA के एम्प्लॉयज की या फेडरल गवर्नमेंट के फला डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की। ये हो रहा होगा क्या? देखिए, बात ये कि आज भी हम अगर आप देखें तो रुपी में तो हम कर्जा लेके ही सैलरी दे रहे हैं अब तकरीबन। अच्छा। अगर आप रुपी का अकाउंट देखें तो हमारा जो रुपी के अकाउंट है उसमें तो तकरीबन हम उस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम कर्जे लेके सैलरी दे रहे हैं। मगर आप जो बात कर रहे हैं, देखिए, रुपी को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, रुपी में छाप भी सकता हूँ, मगर मेरा मसला जो आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉरेन करेंसी का। हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो इस वक्त जो हालात हैं उसमें तकरीबन मुझे नजर आ रहा है कि ये 16 और 17 के बिलियन के आसपास क्रॉस करेगा। 15 से क्रॉस कर जाएगा ये डेफिसिट। तो अगर ये 15 से डेफिसिट क्रॉस करता है तो हमारे पास रिजर्व भी कम हो जाएंगे और हमारे पास हमें आज अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए आगे पैसे नहीं है। मगर सफान, बात ये नहीं है, अगर पाकिस्तान का डेट $120 बिलियन का है, $120 बिलियन बहुत बड़ा डेट नहीं है, मगर हमारा मसला $120 बिलियन का डेट नहीं है, बल्कि हमारा मसला ये है कि हम कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं अपने इनफ्लो में, मतलब एक्सपोर्ट में भी और हमारे रेमिटेंसेस में भी कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हो पा रही है। जो हमारी एक्सपोर्ट 20 से 21 होती है तो हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि बांग्लादेश ने अगले साल में $80 बिलियन की एक्सपोर्ट को प्रोजेक्ट किया है। तो पाकिस्तान को अपने हालात को देखना चाहिए और हमें एक ऑस्टेरिटी का मेजर करना चाहिए कि हमारी हालत है क्या। अगर हम ये कहते रहेंगे कि हम बहुत अच्छे हालात में हैं तो हम कभी सही नहीं होंगे। इंडिया की एक्सपोर्ट IT की $133 बिलियन है, जो सऊदी अरब के ऑयल से ज्यादा है। हम 31 से जब 31 होते हैं तो हम इस पे बैनर देना शुरू करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई। जब तक हमारी एक्सपोर्ट 40 क्रॉस नहीं करेगी, 45 क्रॉस नहीं करेगी, पाकिस्तान इसी मजबूरी में रहेगा और खुदा ना खास्ता अगर ये इसी ट्रेंड में रहा तो अगले 5-6 साल में हालात बहुत खराब हो जाएंगे, जो मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं, मगर लोग इस पे सीरियस नहीं ले रहे और इस बात को समझ नहीं रहे। नहीं, आप शहबाज साहब मुझे बताएं क्या, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं ना कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, आप बात कर रहे हैं लोगों से मुराद आपकी आवाम है, लोगों से मुराद वो लोग हैं जो मुख्तदर हलकों में फैसले करने वाले हैं, क्या उनको भी समझ में नहीं आ रहा? अभी तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, उसमें हमने कहा था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसका एक अहम जुज है, तो क्या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा बशमूल हुकूमत के इदारों के कि हम 5-6 साल बाद कहाँ खड़े होंगे आखिरकार? शहबाज साहब, समझ में सबको आ रहा है। मसला ये है कि कोई भी आदमी अब ये
कहने में तैयार नहीं है कि हालात खराब हैं और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। वो कहना बड़ा मुश्किल होता है जब हम 50 साल 70 साल से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मालामाल है रिसोर्सेज से और पाकिस्तान के अंदर ये वाले रिसोर्सेज हैं और वो वाले रिसोर्सेज हैं। अब हम आके 2022 में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात में है, तो हमें ये कहते हुए झिझक महसूस हो रही है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, ये अवाम तो अपनी जगह पर है, मगर जो मुख्तदर हल्के हैं, जो पाकिस्तान के रेलिवेंट लोग हैं, वो भी अब आप देखिए जब से मैंने ये बात की है अब वो इस बात की तरफ आ रहे हैं। मगर ये हकीकत है कि पाकिस्तान के बैरूनी तिजारत के मामला बहुत ज्यादा खराब हैं और पाकिस्तान को बहुत सीरियस एफर्ट करनी है। अब ये मसला ये नहीं है कि मेरी $1 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ गई और मैंने तालियां बजानी शुरू कर दी और फिर मैंने कहा $2 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ गई। पाकिस्तान निहायत खराब हालात में है एक्सपोर्ट के मकाम के ऊपर, ये बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। शहबाज साहब, मैं कोशिश करता कि हम ज़्यादा बात कर पाते, लेकिन आपकी बात हम तक जो पहुंची, हम इंशाल्लाह और नशिस्त भी रखेंगे आपके साथ डिटेल में गुफ्तगू करने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहबाज ज़ैदी साहब प्रोग्राम में साथ थे, अपना मौक़िफ़ इस हवाले से देर। IMF ने $1 अरब अप्रूव तो किया है, लेकिन इसको सेलिब्रेट हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने सारे एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।